and today in this video we are going to study the chapter 1 of class 12th history NCERT bricks beats and bones the Harappan civilization। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इस पार्ट में हम सेकंड टॉपिक से कंटिन्यू कर रहे हैं जो है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज का मतलब क्या होता है? जीवन निर्वाह करना, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग अपना जीवन कैसे निर्वाह करते थे, कैसा खाना खाते थे और वो खाना उन्हें कहाँ से मिलता था। ठीक है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आपकी बुक में दो मैप्स गिवन है, एक मेच्योर हड़प्पन कल्चर का और एक अर्ली हड़प्पन कल्चर का। आप दोनों मैप्स को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उन दोनों में कुछ प्लेसेस कॉमन है। कुछ प्लेसेस कॉमन है मतलब वहां पर जो फूड मिलता था वो भी दोनों प्लेसेस में कुछ कुछ कॉमन है। ठीक है, तो वहां की कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज जो थी वो सेम थी, मतलब खाना ऑब्टेन करने की जो रिक्वायरमेंट्स थी और जो मेथड्स थे वो सेम थे। और आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो पेड़ पौधे और जानवरों की बनी हुई चीजें खाते थे, यानी कि एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट्स। ओके, और आर्कियोबॉटनिस्ट कौन होता है? जो प्राचीन समय के पेड़ पौधों के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है कि उनको किस काम में लाया जाता था और वो कैसे लोग उनसे अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते थे। तो आर्कियोबॉटनिस्ट ने जो रिसर्च करी है उससे ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ग्रेन्स खाते थे, चारेड ग्रेन्स यानी कि जले हुए ग्रेन्स और सीड्स के जो है वो एविडेंस मिले हैं। उससे पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीसम ये सारी क्रॉप्स खाते थे और मिलेट्स भी खाते थे। मिलेट्स के जो एग्जाम्पल मिले हैं वो मिला है गुजरात से, और चावल के भी मिले हैं पर चावल के बहुत कम एग्जाम्पल्स हमें मिले हैं। और एनिमल बोन्स के बारे में जानकारी किसने दी है? आर्कियोजोलॉजिस्ट कौन होता है? जो प्राचीन समय के जानवरों के बारे में पढ़कर ये बताता है कि उनको किस काम में लाया जाता था और किस तरीके से लोग उन्हें यूज करते थे अपने खाने पीने की चीजों के लिए। तो एनिमल बोन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक डोमेस्टिक और दूसरा वाइल्ड। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, जैसे कि हो गए बोट, शीप और आपका बफेलो हो गया। और अगर हम बात करें वाइल्ड यानी कि जंगली, तो जंगली में हो गए जैसे कि डियर, घड़ियाल, ये सारे। ठीक है, तो अब जो एनिमल बोन्स है उसमें जो जंगली जानवर है, अब इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं पता कि जंगली जानवर का मीट खाने के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग खुद शिकार किया करते थे या कोई दूसरी हंटिंग कम्युनिटी थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को शिकार करके मीट देती थी और फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग उसे खाते थे। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस नहीं मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज का मतलब कैसी कैसी वो टेक्नोलॉजीज थी या कैसे कैसे मेथड और तरीकों का इस्तेमाल करके हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग फूड या क्रॉप्स को ग्रो किया करते थे। अब ये तो पता लगाना बहुत आसान था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ग्रेन्स खाते थे, पर अब उन ग्रेन्स को उगाया कैसे जाता था ये थोड़ा डिफिकल्ट था जानना। पर जितना भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिला है उसके बेसिस पे क्या पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग बुल को जानते थे। बुल को कैसे जानते थे और हमें कैसे पता चला कि वो बुल को जानते थे? क्योंकि जो हड़प्पन सील है उसपे बुल का ड्राइंग बनी हुई थी, उससे पता चलता है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ऑक्सन यानी कि बैलों का इस्तेमाल किया करते थे खेती के लिए। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो एक और चीज मिली है वो क्या है कि टेराकोटा क्या होती है? क्ले होती है जिसके खिलौने बने हुए थे, मतलब मॉडल्स। और किस चीज के खिलौने? प्लाऊ यानी कि हल। तो उससे पता चलता है कि हल को खेती के लिए यूज किया जाता था। और प्लाउड फील्ड यानी कि हल से जुती हुई जमीन के कुछ कुछ एविडेंस भी मिले, और वो कहाँ से मिले? कालीबंगन से। कालीबंगन आज की डेट में राजस्थान में है। और जो हमें टेराकोटा मॉडल्स मिले प्लाऊ के वो हमें चोलिस्तान और बनावली से मिले हैं, और बनावली आज की डेट में हरियाणा में है। और एक और चीज देखने को मिलती है वो ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग अपनी खेती में दो क्रॉप्स एक बार में लगाने का कैसे सिस्टम सक्सेसफुल करते थे। वो कैसे होता था? वो दो फरोज के यूज करते थे। इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज करते हैं यहाँ पर पोटैटोज ग्रो करे गए हैं, मतलब आलू उगाए गए हैं, और यहाँ पर दोबारा आलू। अब इनके बीच में जो स्पेस है यहाँ पर सपोज करो धनिया उगा दिया। ठीक है, अब ऐसे उगता नहीं है धनिया, अब हम मान लेते हैं कि ऐसे धनिया उगा दिया। तो इस तरीके से एक बार में दो क्रॉप्स उगाई जाती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत सारे एरियाज हैं वो सूखे हैं, यानी कि बारिश का पानी इतना ज्यादा नहीं है वहां पर कि वहां से खेती हो सके। इसका मतलब पानी की सिंचाई के लिए इरिगेशन रिक्वायरमेंट
पूरी होती थी। कैसे होती थी वो? हमें कैनाल्स के ट्रेसेस मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? शोरतुगई से, जो कि आज की डेट में अफगानिस्तान में है। आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, वो क्या है? द ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द हड़प्पन साइट इन शोरतुगई इन अफगानिस्तान बट नॉट इन पंजाब एंड सिंध। अब इस लाइन से ये तो क्लियर हो गया कि जो कैनाल्स के ट्रेसेस हैं वो हमें शोरतुगई से मिले हैं, जो अफगानिस्तान में। पर ये साथ में मेंशन करने की क्या जरूरत थी कि पंजाब और सिंध में नहीं मिलती? 2020 की बैच से ही 1 मार्क क्वेश्चंस शुरू हुए हैं हिस्ट्री में आने। उनमें ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, मैच देम, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन उठकर आ जाए कि जो कैनाल्स के ट्रेसेस हैं वो अफगानिस्तान से मिले हैं या पंजाब से। अब एक ही सेंटेंसेस में आपने 3 प्लेसेस के नाम पढ़े हैं तो कंफ्यूजन हो सकती है थोड़ी सी। तो इस बात का ध्यान रखना, बुक पढ़ते टाइम एक माइंडसेट होना चाहिए कि इन्हीं कुछ स्टेटमेंट्स में से आपके वो 1 मार्क्स क्वेश्चन निकल कर आएंगे। ठीक है, तो कैनाल्स के ट्रेसेस में है। और दूसरा वेल्स यानी कि कुएं। हो सकता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कुओं के पानी को इस्तेमाल करते थे अपने इरिगेशन करने के लिए। और ढोलावीरा से हमें वाटर रिजर्वॉयर्स मिलते हैं। वाटर रिजर्वॉयर्स के जो एविडेंसेस हैं उनसे ये प्रूफ होता है कि इनमें पानी स्टोर्ड रहता था, जो बाद में एग्रीकल्चर के लिए पूरा यूज किया जाता था। ओके, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मोहनजोदारो। मोहनजोदारो एक बहुत जानी मानी जगह है। हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों ही बहुत पॉपुलर जगह है। मोहनजोदारो के नाम पर एक मूवी भी आई है, और उस मूवी को इस चैप्टर के लिए देखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई हेल्प नहीं मिलेगी इस वीडियो से आपको। और मोहनजोदारो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छा, एक और बात, मोहनजोदारो सेकेंड प्लेस है आफ्टर हड़प्पा जो एक्सकवेट यानी कि खोजी गई थी। मोहनजोदारो में एक अर्बन सेंटर का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अर्बन सेंटर मतलब मोहनजोदारो अपने आप में एक शहर था, और शहर बहुत ज्यादा विकसित था, सारी तरह की फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल थी। और मोहनजोदारो के प्लानिंग स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक सिटाडल और दूसरा लोअर टाउन। सिटाडल क्या होता है? सिटाडल होता है एक बहुत बड़ी हाइट पे बना हुआ होता था, और बहुत सिलेक्टिव चीजें वहां पर बनी हुई होती थी। और जो लोअर टाउन होता था वो नीची जमीन पे होता था सिटाडल की कंपेयर में, और बहुत बड़ा एरिया होता था, और वहां पर सारे घर होते थे, वर्कशॉप्स वगैरह होती थी। और सिटाडल पे सिर्फ 1-2 चीज ही होती थी, कुछ स्पेशल, कुछ खास चीजें। ठीक है, और साथ ही साथ मोहनजोदारो में जो सिटाडल और लोअर टाउन होते थे उनको प्लेटफॉर्म्स पे बनाया जाता था। प्लेटफॉर्म्स पर कैसे? जैसे मान लेते हैं ये एक प्लेटफॉर्म है और इस पर हमने एक बिल्डिंग बना दी। ठीक है, अभी जो बिल्डिंग बनाई है इसकी हाइट बढ़ गई क्योंकि हमने इसे एक प्लेटफॉर्म पर बना दिया। इसी तरीके से सिटाडल में जो स्ट्रक्चर बनाए जाते थे उनको एक हाइट दे दी जाती थी प्लेटफॉर्म पर बनाकर। ये प्लेटफॉर्म किस चीज के बने हुए होते थे? मड ब्रिक्स के या बेक्ड ब्रिक्स के। ब्रिक्स के वेराइटीज होती हैं ये, और ऐसे ही लोअर टाउन को प्लेटफॉर्म्स पर बनाया जाता था। अब ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स बहुत तरह की यूज होती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। मोहनजोदारो में जो हमने देखा है वो है सन बेक्ड ब्रिक्स और मड ब्रिक्स, सिंपल बहुत टाइप की ब्रिक्स होती थी। और इन ब्रिक्स को बनाने का एक अलग डिजाइन होता था, इनका साइज अलग तरीके से डिसाइड किया जाता था। वो क्या था? जैसे मान लेते हैं ये एक ब्रिक है, तो इस ब्रिक का साइज जो है, इस ब्रिक की जो लेंथ है यानी कि जो लंबाई है वो इसकी हाइट से 4 गुना ज्यादा है, और इस ब्रिक की जो ब्रेड्थ है वो इसकी हाइट से 2 गुना ज्यादा है। मतलब ब्रिक्स को भी इतने अच्छे से साइज मेंटेन करके बनाया गया था। एक स्टैंडर्डाइज रेशो की ब्रिक्स बनाई गई थी। एक स्टोरी भी है आपके इसी चैप्टर में, साइड में एक छोटा सा बॉक्स गिवन है, उसमें क्या गिवन है? जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, जो कि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर जनरल है, उसने क्या बताया कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक्सकवेट करा गया, इसे खोजा गया, तो ये पाया गया कि बहुत ज्यादा तबाह हो चुकी थी, बहुत ज्यादा ये जमीन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। कैसे? कि जो ये ब्रिक्स थी, इन ब्रिक्स को कोई ले गया था। हो सकता है लोगों ने इन ब्रिक्स को यूज करके जो रेलवे ट्रैक बना दिए हो, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो इतनी फाइन क्वालिटी की बनी हुई थी कि बहुत स्ट्रांग होती थी वो ब्रिक्स। और रेलवे ट्रैक्स हो सकता है 100 मील के रेलवे ट्रैक्स उस ब्रिक्स को यूज करके बना दिए गए हों। तो इस तरीके से आगे भी ऐसे आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलेगा कि कैसे लोगों को पहले नॉलेज नहीं होती थी और वो हिस्ट्री की चीजों को समझ नहीं पाते थे कि हमारी हिस्ट्री के तो है, हमारे काम आ सकती है। वो ऐसे उन्हें वेस्ट समझकर उठा लेते थे और अपने लिए यूजफुल बना लेते थे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है लेइंग आउट ड्रेनेज सिस्टम। मोहनजोदारो का सबसे यूनिक फीचर यानी कि बहुत अद्भुत फीचर जो है वो है ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे जो रोड्स हैं, ये रोड्स यानी कि सड़कें और गलियां,
रोड्स और स्ट्रीट्स एक ग्रिड पैटर्न में मिलती है। ग्रिड पैटर्न कैसा होता है? 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करने को ग्रिड पैटर्न बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से ब्रिक्स को, इस तरीके से रोड्स और स्ट्रीट्स को डिजाइन करा गया था। और जो ड्रेनेज सिस्टम होता था वो इस तरीके से बनाया जाता था कि पहले स्ट्रीट्स बनाई जाएंगी यानी कि गलियां, गलियों में फिर वो ड्रेन्स बनाई जाएंगी और फिर ड्रेन्स के अकॉर्डिंग सेट करके घर बनाए जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी, उसमें बहुत ध्यान से देखना। एक घर बनाया हुआ है, घर की एक वॉल है जो कि मेन स्ट्रीट के ड्रेन से कनेक्टेड है और एक पाइप उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है। इससे घर का जितना भी वेस्ट वाटर होगा वो डायरेक्ट जो मेन ड्रेन है बाहर का उसमें आ जाएगा। इस तरीके से प्लान करी जाती थी घर की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कि जितना भी बनाए घर वो इस तरीके से बनाया जाए कि वो गली की वॉल से कनेक्टेड हो सके एक पाइप के थ्रू, और इस तरीके से वेस्ट वाटर इजीली बाहर आ सके घरों से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, मतलब जो घर और मकान होते थे मोहनजोदारो के वो कैसे बने हुए होते थे। एक आंगन होता था बीच में और चारों तरफ उसके कमरे होते थे। आंगन जो होता था वो एक सेंटर था, वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी जैसे कि कुकिंग, खाना बनाना, और दूसरा वीविंग करना। ये गर्मियों के टाइम पर ये चीजें ज्यादा करी जाती थी आंगन में, तो आई थिंक इसलिए कि बहुत खुला मौसम होता है तो बाहर ठंडक वगैरह के पर्पज से बाहर करी जाती थी। और साथ में मोहनजोदारो की बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को जो मिलती है वो क्या है कि यहाँ के लोग अपने प्राइवेसी को लेकर बड़ा कंसर्न थे, क्योंकि प्राइवेट लाइफ में क्या हो रहा है ये लोगों को नहीं पता होना चाहिए। तो इसके पर्पज से लोगों के ग्राउंड फ्लोर पर एक भी विंडो नहीं थी। ठीक है, और विंडो नहीं थी इसका मतलब कोई भी अंदर झांक कर देख नहीं सकता कि अंदर क्या हो रहा है इस पूरे घर में या अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही है। और दूसरी चीज, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं आज की डेट में भी कि अगर आपने मेन गेट खुला और मेन गेट खुलते ही पता चल गया यहाँ 2 रूम्स हैं, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे किचन होता है, यहाँ पे वॉशरूम होता है, यहाँ पे पढ़ते हैं, तो मतलब एक घर का मेन गेट खुलते सब कुछ पता चल जाता है। और कुछ घर ऐसे भी होते हैं कि गेट खुलता है, पहले एक ऐसे रूट जाता है, फिर आपको वापस मुड़ना पड़ता है, फिर पता चलता है कि पूरे घर में क्या चीज कहाँ पे और क्या क्या एक्टिविटीज घर में हो रही है। तो मोहनजोदारो के लोग क्योंकि प्राइवेसी को लेकर कंसर्न थे तो उनके घर इसी तरीके से बने हुए थे कि पहले अंदर जाओ और अंदर जाके आपको डायरेक्ट व्यू ना मिले कि अंदर घर में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। और एक और चीज देखने को मिली है, कुछ सीढ़ियों के अवशेष पाए गए हैं, मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो में जितने भी मतलब घर बने हुए हैं वहां पर लोग सीढ़ी का इस्तेमाल करते थे ताकि अपनी छतों पर जा सके। इसका मतलब मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होती थी, लोगों के घर फ्लोर्स के बने हुए होते थे। और एक और चीज, हड़प्पन सिविलाइजेशन में मतलब मोहनजोदारो का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसमें लोगों के घर में कुएं बने हुए होते थे, हर घर में कुआं बना हुआ होता था। और इस तरीके से कुएं बनाए जाते थे कि बाहर से निकलते हुए आदमी कोई भी उसको यूज कर ले और अपने इस्तेमाल के लिए उसे अपने काम में ले आए। और एक और चीज जो देखने की मिलती है मोहनजोदारो की वो क्या है, यहाँ के बाथरूम्स को भी ब्रिक से बनाया जाता था और हर एक बाथरूम में भी ड्रेन से कनेक्ट किया जाता था उसे। तो इसकी हेल्प से बाथरूम का जो वेस्ट है वो डायरेक्ट स्ट्रीट वाले ड्रेन्स में जाएगा, घर वाले ड्रेन से कनेक्ट होकर नहीं जाएगा। आज की डेट में हम बात करें तो कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो यानी कि अब भी इंडिया में कुछ जगह ऐसी है जहां पर टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है हर एक घर में, तो लोगों को अभी इसी चीज के लिए जागरूक किया जा रहा है। और वहीं हम देखें मोहनजोदारो के टाइम पीरियड की बात करें तो हर एक घर में सेपरेट बाथरूम्स थे, तो मतलब वो एरिया इतना डेवलप्ड था कि आज की डेट में इंडिया भी उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे है डेवलपमेंट के मामले में। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जो है सिटाडेल। सिटाडेल हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि बहुत बड़े हाइट पे होता है, प्लेटफॉर्म पे बना हुआ होता है और ऊपर बिल्डिंग्स बनाई जाती है और प्लेटफॉर्म्स की वजह से उसकी हाइट बढ़ जाती है। सिटाडेल में 2 जो स्ट्रक्चर्स हैं बड़े स्पेशल माने गए, कौन कौन से, एक वेयर हाउस और एक ग्रेट बाथ। वेयर हाउस क्या है, एक गोदाम होता है। वो गोदाम कैसा बना हुआ होता था, वो एक मैसिव स्ट्रक्चर होता था, मतलब बहुत बड़ा बना हुआ होता था। उसका जो प्लेटफॉर्म था वो ब्रिक से बनाते थे, ईंटों से, और जो उसका छत का एरिया था मतलब उसका जो टॉप एरिया था वो बनाया जाता था वुड से। तो अब क्योंकि लकड़ी तो इतने टाइम हो गया उसको बना हुए तो लकड़ी तो खराब हो गई, पर जो ब्रिक्स हैं वो बच रही हैं और इसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि वेयर हाउस किस तरीके से बनाया जाता था, अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन पे क्या क्या मटेरियल यूज होता था। और दूसरा जो है वो है द ग्रेट बाथ, जिसे एक रेक्टेंगुलर टैंक भी बोलते हैं। सो ये जो आपका ग्रेट बाथ है इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी साल ये जो पेपर हुआ था
हिस्ट्री का। इसमें 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था कि ग्रेट बाथ को पूरा डिस्क्राइब करो कि कैसा उसका स्ट्रक्चर है और किस तरीके से वो प्लान करा गया है। सो ग्रेट बाथ में एक रेक्टेंगुलर टैंक होता है बहुत बड़ा, उसके चारों तरफ कॉरिडोर्स बने हुए थे। ठीक है, ग्रेट बाथ में चारों तरफ कॉरिडोर्स बने हुए थे। ये रेक्टेंगुलर बाथ में पानी भरा हुआ होता है, इसमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई होती है। एक इमेज दिख रही होगी बहुत क्लियरली, देखो ध्यान से, उसमें नॉर्थ और साउथ से सीढ़ियां आ रही हैं, फिर सीढ़ियों की हेल्प से आप अंदर जा सकते हैं उस रेक्टेंगुलर बाथ में। चारों तरफ कॉरिडोर्स बने हुए हैं इस टाइप के, और साइड साइड में रूम्स भी बने हुए हैं। ये रूम्स यूज किया करते थे किस पर्पज से ये नहीं पता। एक छोटी बिल्डिंग भी है, वहां से 8 बाथरूम्स बने हुए हैं। और इसका जो बेस है इस रेक्टेंगुलर टैंक का, ये बेस बना हुआ है जिप्सम से, मोर्टार ऑफ जिप्सम, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग पत्थर से बनाया जाता था ताकि पानी की वजह से खराब ना हो सके और बहुत लंबे टाइम तक टिक सके। ठीक है, अब इतना इसका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब इतनी कठिनाई से बनाया हुआ था, तो किसी खास पर्पस के लिए यूज होता होगा, ये आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है। हो सकता है किसी रिचुअल बात के लिए यूज होता हो, किसी राजा महाराजा के स्नान के लिए यूज होता हो, या किसी धार्मिक पूजा के टाइम पर यूज किया गया हो। ये अभी क्लियर नहीं है आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू, बस कुछ विचार हैं आर्कियोलॉजिस्ट के जो ये हैं कि ये एक काइंड ऑफ अ रिचुअल बात थी। ओके, सो यहाँ पर हमने अपना ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है ट्रेसिंग सोशल डिफरेंसेस। ट्रेसिंग सोशल डिफरेंसेस का मतलब कि लोगों के बीच में क्या अंतर था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे उनमें किस बेसिस पर अंतर किया जाता था। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे कि वो किस स्टेटस के थे, उन्हें उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव होता था सोसाइटी में या नहीं, वो किस बेसिस पे डिस्कवर करें। 2 कैटेगरीज है, एक ब्यूरियस और एक लग्जरीज। ब्यूरियस का मतलब किस तरीके से लोगों को दफनाया जाता था। यूजुअली तो लोगों को गड्ढों में ही दफनाया जाता था, पर जो तरीका होता था दफनाने का उसके बेसिस पर बताया है आर्कियोलॉजिस्ट ने। वो क्या है कि जैसे समाधि को गड्ढे में दफना दिया, उसके बाद जो खाली स्पेस बचा वहां पर ईंटों से उस जगह को भर दिया। तो हो सकता है ये जो तरीका है वो बाकी दफनाई हुई समाधियों से अलग हो, कुछ डिफरेंस हो इसमें, और कुछ डिफरेंस बता रहा हो ये। और क्या चीजें हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, मतलब ये बिलीव करते थे कि अब जब पर्सन जो है जो मर गया है, इसके बाद जब आगे किसी भी लाइफ में जाएगा उसके साथ कुछ सामान रखते थे जो उसके काम आ सकता है। वो सामान क्या क्या था, जैसे कि पॉटरीज हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, कुछ और जरूरत की चीजें हो गई। जो ज्वेलरी होती थी वो मेन और वुमेन दोनों ही पहनते थे। और एक आर्कियोलॉजिस्ट सर्वेज में कुछ निकला है 1980s के टाइम पर, वो क्या है कि एक मेल की बॉडी एक्सकवेट हुई थी, उसकी जो समाधि थी, मतलब जो डेड बॉडी थी, उसके साथ क्या क्या सामान रखा हुआ था। एक प्रीशियस स्टोन होता है, जैस्पर बीड्स, वो रखी गई थी, कुछ छोटी छोटी माइक्रो बीड्स रखी गई थी। और ये डिपिक्ट करता था कि ज्वेलरीज को भी रखा जाता था, मेल्स या फीमेल्स दोनों के साथ ही। और साथ में एक चीज और पता चलती है कि कभी कभी जो मृत शरीर होते थे, डेड बॉडीज, उनके साथ कॉपर मिरर को भी रख दिया जाता था। पर यह भी माना जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो महंगी महंगी चीजों को लोगों के साथ दफनाने में कोई बिलीव नहीं रखते थे कि कुछ प्रीशियस चीजों को दफनाया जाए। ठीक है, सेकेंड चीज जो आती है जिस बेसिस पे डिफरेंस किया गया है वो है लग्जरीज। लग्जरीज मतलब कि जो नॉर्मल डेली लाइफ में लोग सामान यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे डिसाइड हो कि क्या चीज कॉमन है और क्या चीज लग्जरीज में काउंट होगी। लग्जरीज के भी 2 टाइप्स हैं, क्या है, यूटिलिटेरियन और लग्जरीज। यूटिलिटेरियन के मतलब से आप थोड़ा हिंट लगाइए, जो डेली लाइफ में यूज किया जाए, यूटिलाइज करा जाए, उसको हम यूटिलिटेरियन में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्वांट्स हो गया, क्वांट्स मतलब चक्की, नीडल्स, सुई धागा, और क्या कहते हैं कोई नॉर्मल बीड्स हो गई, ये सारी चीजें जो है नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करी जाती हैं। ठीक है, तो और बहुत आसानी से हर जगह अवेलेबल थी, ये सारी चीजें उपलब्ध थी, तो ये यूटिलिटेरियन वाली कैटेगरी में आती थी। और दूसरी ओर लग्जरीज की कैटेगरी, मतलब कुछ एक्सपेंसिव सामान, और वो एक्सपेंसिव सामान किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता था कि ये महंगा है या नहीं। वो ऐसे कि कोई चीज जो बहुत रेयर मिल रही है, जैसे आज की डेट में हो गया डायमंड, बहुत रेयर मिलता है, तो वो एक एक्सपेंसिव चीज है, लग्जरी में काउंट होती है। और साथ में उसको बनाने का प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब उसको पहले साफ करा जाता है बहुत ज्यादा, फिर बहुत टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत तरीके के मेथड यूज करे जाते हैं, तब जाके वो एक हीरा यानी कि डायमंड बनता है। लग्जरीज की बात करें अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, तो वो है फ्यांस पॉट। फ्यांस पॉट क्या होता था, वो बड़ी डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी से बनता था। पहले उसको एक रेती मिट्टी होती थी,
उसके साथ गम को मिलाया जाता था, उसमें कलर मिलाया जाता था और बाद में उसको जलाया जाता था। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस हो गया, इसलिए हम इसको लग्जरी में काउंट करते थे। दिक्कत वहां आ जाती थी जब कोई नॉर्मल सा मटेरियल हो, मतलब डेली यूज का आइटम हो और वो किसी रेयर ऑब्जेक्ट से बना हुआ हो, तो वहां पर ये निकालना डिफरेंस बहुत मुश्किल था कि इसको हम लग्जरी में काउंट करें या यूटिलिटेरियन में। अब फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में कॉम्ब बहुत कॉमन चीज है। अगर मेरे पास डायमंड का कॉम्ब है तो ये निकालना बहुत डिफिकल्ट है। अगर मेरे पास डायमंड का कॉम्ब और डायमंड का पेन आ गया तो ये पता ही नहीं लगेगा कि नॉर्मल मटेरियल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। और एक और चीज है कि यूटिलिटेरियन और लग्जरीज में जो आइटम्स है उसमें एक फ्यांस पॉट आता है। फ्यांस पॉट को परफ्यूम बॉटल्स के लिए यूज करा जाता था। और एक और चीज है गोल्ड, जो कि आज की डेट में भी बहुत एक्सपेंसिव है। उस टाइम पर भी बड़ा एक्सपेंसिव माना जाता था गोल्ड जो है। और जितनी भी लग्जरीज होती थी वो बड़ी बड़ी जगहों पे ही बनती थी। बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा, छोटी सेटलमेंट्स में नहीं बनती थी, जैसे कि कालीबंगन हो गया, वहां पर नहीं मिला था। और गोल्ड के बारे में हमें कैसे पता चला? होर्ड्स के थ्रू। होर्ड्स क्या होता है? होर्ड्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो किसी कंटेनर में रखा हो। ठीक है, अब हो सकता है जो उस चीज का मालिक हो उसने उसे कंटेनर में डाल दिया हो और बाद में उसे निकालना भूल गया हो या किसी भी रीजन की वजह से निकाल ना पाया हो और बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने जब उसे ढूंढा तब निकाला, तो वो ऑब्जेक्ट होर्ड कहलाता है। तो गोल्ड हमें कहाँ से मिला है? होर्ड्स के थ्रू मिला है। यहाँ पर हमने सारा कुछ ये टॉपिक डिस्क्राइब कर दिया है। यहाँ पर हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और जैसे कि मैंने पहली वीडियो में दिया था, इस वीडियो का भी एक ब्रीफ समअप, ये माइंड मैप है। इस माइंड मैप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू।